ओके, उसमें क्या क्या ले लिए थे? क्लास 12th का जेईई मेन के बच्चे भी आज का टेस्ट देने से बढ़िया रहेगा। फर्स्ट टर्म का उनका उस चैप्टर का रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसी लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर टाइम है तो दे दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर दीजिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ फर्स्ट टर्म का सच में रिवीजन हो गया। टेस्ट के टाइम पे ना मत बोलिए, फिर मैं जब जैसे ही बोलता हूँ ना तो मुझसे बिना पूछे हुए उसमें अटेंड कर लीजिए। जितना भी नीट का टेस्ट लूँगा उसका फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट में आके बैठ जाइएगा, स्पीड बढ़ाने के लिए। आसान क्वेश्चन पे स्पीड फास्ट हो जाता है, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं होगा तो फर्स्ट टाइम का तैयारी तो हो जाएगा, राइट। आप भी बैठ जाइएगा, आपको भी बोल रहा हूँ, सबको 1 बाई 1 नहीं बोलूँगा, सारे क्लास को बोल रहा हूँ। कौन सा लेक्चर है? ओके, सेकेंड केस लिखिए। इफ वन इज एक्सेप्टर एंड वन इज डोनर, इफ वन इज एक्सेप्टर एंड वन इज डोनर, then electrophile should be placed according to donor, then electrophile should be placed according to donor। देखिए स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल ये हुआ। अगर इसके यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सबके पीछे मेन सेंस क्या चल रहा होगा मेरा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन वैलेंट इंटरमीडिएट, राइट। इसके रेस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहिए? ऑर्थो। इसके रेस्पेक्ट में भी कहाँ जाना चाहिए था? मेटा। मतलब कॉन्साइड कर गया, चांस की बात है। बट हम लोग किसको माइंड में रखकर काम कर रहे हैं? यहाँ पे जाएगा, समझ गए। उसके पीछे का वजह यह है कि अगर हम लोग मिथाइल को माइंड में, मिथाइल डोनर है ड्यू टू 3 हाइपर कंजुगेबल। आवाज़ सुनाई पड़ रहा है एवरीवन? तो मिथाइल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे बनाए हैं तो यहाँ अगर केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तो दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो दिस कार्बोकेटाइन ऑल्सो स्टेबलाइज बाय 3 हाइपर बॉन्ड। दिस इज द वजह, इससे तो स्टेबलाइज होगा नहीं, राइट। तो आप स्टेबिलिटी का फैक्टर देखेंगे तो हम लोग इसका हाइपर कंजूशन का इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द रीजन क्या, 1 एक्सेप्टर रहेगा और 1 डोनर रहेगा, तो हम लोग किसको फेवर में जाएंगे? डोनर के लिए जाएंगे, समझ गए। उसके अकॉर्डिंग ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज वेल एज 3 हाइपर कंजुगेबल। बोलिए। तो आपको तो अब एक्सेप्टर को देखना ही नहीं है,
इसके रेस्पेक्ट में, राइट। तो इसके रेस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए और यहाँ जाना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनने का चांस हो जाएगा, 3 प्रोडक्ट बनेगा, एक ए भी बनेगा, एक ए भी बनेगा और एक ए भी बनेगा, बट इसमें ए माइनर रहेगा ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, राइट। और ये दोनों क्या रहेगा, मेजर रहेगा। अब लिखिए, इफ बोथ आर एक्सेप्टर, थर्ड केस, यही 3 केस है। इफ बोथ आर एक्सेप्टर, इफ बोथ आर एक्सेप्टर, अब आप लोग गेस कीजिए इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफाइल का डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर या वीक एक्सेप्टर, आपको क्या लगता है, जनरल थॉट क्या आएगा माइंड में, वीक एक्सेप्टर, बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। देखिए लिखिए, देन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, देन इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। अच्छा, आपने स्ट्रॉन्ग क्यों सोच को बोला, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका इन्फ्लुएंस नहीं ठीक है कुछ सोचा, लेकिन एक्चुअल में देखिए मेरा एक लाइन को आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं। इस जितना भी बात बोल रहा होगा उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या रहा होगा, मतलब एज ए स्टूडेंट क्या चाहिए कि सर ने बोला है एक बार चेक कर लेते हैं, कार्बोकैटायन बनाने के दोनों के अकॉर्डिंग 1 by 1 एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जब बार बार जब एक ही बात को बोला जा रहा है तो उस बात को पकड़ के रखना है, वही की पॉइंट होगा, राइट। इसका जितना भी है वो कंक्लूजन है ना, उसका रीजन क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। इस बात को पकड़ के रखिए। देन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। जैसे यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, NO2 और अल्डिहाइड में दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग 2 ओरिएंटेशन हम लोग के पास है, A और B। A अकॉर्डिंग टू किसका है, A अकॉर्डिंग टू NO2। एक्सेप्टर क्या कहाँ भेजता है, एक्सेप्टर कहाँ भेजता है निरंजन, मेटा पे, तो इसका मेटा A हुआ, तो ये अगर A पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू NO2, राइट। B पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू अल्डिहाइड ग्रुप, राइट, करेक्ट ना। तो दोनों पे 1 by 1 भेजते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, तो A के अकॉर्डिंग अगर A पे अगर इलेक्ट्रोफाइल को भेजते हैं, कम A पे इलेक्ट्रोफाइल को अगर भेजा जाए पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा, करेक्ट। अब B पे इलेक्ट्रोफाइल अगर भेजते हैं तो B पे भेज रहे हैं किसको माइंड में रखकर, अल्डिहाइड ग्रुप को, राइट, एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग मेटा पे ना। अब देखिए इस कार्बोकैटायन और इस कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल और क्यों, दोनों डीस्टेबलाइज हो रहा है, बट फिर भी दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखना है तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो भाई यहाँ पे जब देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी यहाँ पे आ पाएगा, डायरेक्टली इस कार्बन पे नहीं आएगा जिस कार्बन पे NO2 है, राइट। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे इसका -I का इफेक्ट इन्फ्लुएंस कम दिखेगा, एग्री। बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज घूम कर यहाँ नजर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है,
रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस अगर हो रहा है तो रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस के वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या डायरेक्टली यहाँ पे कभी है? बट डायरेक्टली इस NO2 के कार्बन पे है, NO2 के इप्सो पोजिशन पे, राइट। दैट्स वाई इस पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, बिकॉज ए पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली इस कार्बन पे है, तो उस पर NO2 का -I इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा, राइट। तो NO2 का -I और अल्डिहाइड ग्रुप का -I, किसका -I ज़्यादा? NO2 का -I ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए NO2 और अल्डिहाइड का रेजोनेंस तो देखेंगे नहीं। क्या पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर के बीच में रेजोनेंस होता है? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज खुद ही एक्सेप्टर है, राइट। तो एक्सेप्टर में रेजोनेंस नहीं होता है। समझ में आ गया बात? मेन रीजन ये था, ठीक है। इसलिए ये क्या रहेगा? लेस स्टेबल। ये क्या रहेगा? मोर स्टेबल। अब होना क्या चाहिए कि मैं अगर इस चीज़ को अगर शॉर्ट नोट्स में डालते रहता तो एकदम छोटा में ये लिखता, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल दिखाता और दोनों कार्बोकटाइन दिखाता, और इसको मोर स्टेबल बोलता है, इसको लेस स्टेबल, और फिर लास्ट में कंक्लूजन एक लाइन का। इसमें 2 लाइन का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, राइट। कंक्लूजन इज व्हाट? कि अगर इफ बोथ आर एक्सेप्टर देन इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, रीजन इज दिस वन। मतलब मेन की पॉइंट है, यह हम लोग को थ्योरी रिवीजन हो गया। अब कोई भी 2 एक्सेप्टर रहेगा, डजंट मैटर, राइट। अब बताइए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या ये चीज डील कर लिए हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? कहीं भी जाएगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन, राइट। अगर 1 ग्रुप है और एक्सेप्टर है, क्या है? ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टर, तब कहाँ जाएगा स्टूडेंट? मेटा पे जाएगा। अगर डोनर है, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, कहीं कहीं पे थोड़ा उल्टा होता है, बट इन जनरल कहाँ जाएगा स्टूडेंट? ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा। और अगर 2 ग्रुप लगा हुआ है, G1 एंड G2, तो उसका तो केस अभी जस्ट डील किया हूँ, अभी यही डील कर रहे थे ना। इफ 2 ग्रुप आर प्रेजेंट, पोजिशन मुझे नहीं पता इसलिए ऐसे दिखा देता हूँ। ये पोजीशन नहीं पता है तो ऐसे दिखा सकते हैं। ऑलरेडी कर चुके, डन। अगर 2 बाइफिनाइल का केस भी तो ले चुके हैं, करेक्ट। ट्राइफिनाइल का भी तो केस ले चुके हैं। बाइफिनाइल में ऊपर में एक ग्रुप का भी तो केस ले चुके हैं, जिसे बोले थे इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी ऑलवेज नीचे वाला रिंग पे आके ऐड होता है पैरा पे, राइट। ऑर्थो एंड पैरा दोनों हो सकता है, बट पैरा पे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट ना। अब लिखिए सम एग्जाम्पल। हालांकि एक बार करवा चुके हैं, बट फिर भी एक रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ABC एकदम फास्ट आंसर देना है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, C बोले फास्ट, क्यों? देखिए बहुत ख़राब बात होगा सहवाज, आज तो दिवाली इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसमें भाई दूसरा सेंस था, पाई क्राउड तो इससे इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ज़्यादा पाई बॉन्ड है,
इज द कंडीशन इज पाई क्लाउड का पाई बॉन्ड का रहना या एरोमेटिक सिस्टम में एरोमेसिटी का ब्रेक होना था कंडीशन। यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल का टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कम था, उसके पीछे वजह क्या था? पाई क्लाउड था या इसका एरोमेटिक सिस्टम का होना था? कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है, यहाँ पे जो इसका रिएक्शन हो रहा है तो जब तक रिएक्शन का प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसका एरोमेटिसिटी लॉस होता रहता है, राइट? यहाँ पे मेन रीजन क्या था? एरोमेटिक सिस्टम, राइट? इसका मतलब है कि इसमें क्या था कि एरोमेटिक था, दैट्स व्हाई इसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कम था। एक एक बात को याद रखना है भाई। तो ऑब्वियसली इन दोनों में जब देखेंगे तो एरोमेटिसिटी का फैक्टर देखेंगे, दिस वन इज मोर एरोमेटिक, दिस वन इज लेस एरोमेटिक, राइट? तो लेस एरोमेटिक का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू, करेक्ट? ऐसा ही बात तो हम लोग एडिशन रिएक्शन में किए हैं। दैट्स वाई सी का बात तो हो गया कि सी एल्किन है, बट बी और ए में क्या दिखिएगा? दिस वन इज मोर लेस एरोमेटिक, दिस वन इज, तो लेस एरोमेटिक सिस्टम का, ये लिख लीजिएगा कहीं पे, लेस एरोमेटिक सिस्टम का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू मोर एरोमेटिक सिस्टम। लिखिए फास्ट, समझ गए एवरीवन? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, शुभांकर आज आपने यहाँ पे एक टेस्ट देने के लिए क्यों नहीं आया? यहाँ आकर क्लास करना चाहिए थे आज। हाँ, आज का टेस्ट दो तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। फर्स्ट टर्म का एग्जाम के लिए भी सारा क्वेश्चन उसी लेवल का है। ओके एवरीवन, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ही देते हैं। सर दोनों रिंग तो इक्विवेलेंट ही है, राइट? अगर ऐसे करके देखेंगे तो ए है या ए है, एक ही बात है। क्लोरिनेशन कहाँ पे होगा? इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, इस रिंग के लिए इस रिंग के रेस्पेक्ट में अगर इस रिंग को रेफरेंस लेते हैं, राइट, तो इसके रेस्पेक्ट में ए पोजीशन ऑर्थो और ए पोजीशन ऑर्थो है। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में एक पोजीशन कौन सा है और ए पोजीशन कौन सा है? मेटा है। और ए रिंग तो दूसरे रिंग के लिए डोनर का काम कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर सीएल को लेके जाते हैं, सपोज कीजिए इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे लेके जाते हैं, हिंट दे रहा हूँ, ऐसा भी एग्जाम में आएगा, ठीक है? और यहाँ पे देखे रहिएगा तो ज़्यादा फास्ट रहिएगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इस पूरे पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा। दैट्स वाई इन केस ऑफ नैफ्थलीन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल को लेके जाते हैं तो किसी दोनों का जो कॉमन कार्बन रहेगा ना, उसे किसी एक कार्बन का ऑर्थो पोजीशन देख लीजिएगा। पैरा तो नजर आएगा नहीं, तो क्या देखेंगे? दो ऑर्थो है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल को लेकर जाएंगे तो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लोरिनेशन कहाँ पे होना चाहिए एवरीवन? यहाँ इस कार्बन पे होना चाहिए, करेक्ट ना? उसका रीजन मैं नीचे दिया हूँ, नीचे रीजन लिख लीजिएगा, ठीक है? ये रीजन है। ये अब रिएक्शन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जितना अभी तक पढ़े हैं, ठीक है? इसका नाम क्या है एवरीवन? pyridine, राइट? pyridine का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था? 5। और यहाँ पे एक खास बात सिखाए थे कि अप टू 8 और 9 मेंबर रिंग sp नहीं होता है। अपने एकदम बिल्कुल माइंड को फ्रेश कर लीजिए, अप टू 8 और 9 मेंबर रिंग sp नहीं होता है। मतलब एक एक लाइन हम लोग को विजुलाइज होना चाहिए। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सबका अगर बढ़िया पकड़ है तो इसमें इन
इसमें जितना भी कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर आया था, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे डेल डस माइनस था, यहाँ पे डेल प्लस था, और यहाँ पे क्या था, यही था ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ओ सॉरी डेल प्लस एंड डेल प्लस यहाँ पे था। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल इन तीनों पोजीशन पे जाएगा? तो कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पे जाना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब ये भी रिएक्शन में आएगा, बाकी सारा रिएक्शन का तरीका सेम रहेगा क्योंकि ये भी तो एरोमेटिक सिस्टम ही है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे सपोज कीजिए कि Cl2FeCl3 अगर कर लेते हैं, मान लेते हैं क्लोरीनेशन ही करना रहता या नाइट्रेशन ही करना रहता, जो भी करना रहता, या इवन नाइट्रेशन HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। देखिए मैं अपना दिमाग दौड़ा के जहाँ भी लगता है कि जैसे आ सकता है क्वेश्चन, उस सारा एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है ना। बाकी मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या मैकेनिज्म कॉमन रहेगा? सेम मैकेनिज्म रहेगा। मैंने यहाँ से ही डिसाइड कर लिया कि यहाँ इस कार्बन में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कौन बता रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखिए विदाउट मैकेनिज्म। ब्रोमिनेशन होगा ना, कहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा एवरीवन? मेटा पोजीशन पे। कहाँ पे अल्काइलेशन होगा स्टूडेंट? इसका मतलब क्लियरली क्या इंडिकेट करता है कि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो। शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, कल दिखाइएगा तो शॉर्ट नोट्स फेल करता है भाई। फिडल क्राफ्ट एक्सेप्टर में क्या रहता है? फेल कर जाता है। बिल्कुल मत घबराइए, ये बहुत बार मैं बोलूँगा, मुझे पता है कि बार बार भूल जाइएगा, ठीक है। ओके कहाँ बनेगा, कहाँ जाएगा, ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा और क्यों होगा, दोनों बात बोलना है। आप लोग बोल सकते हैं, रिकॉर्ड होगा, कोई उसका टेंशन मत लीजिए। कहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा और क्यों होगा? ऑर्थो एंड पैरा। यहाँ पे एक क्लोरीन से इसका माइनस साइड देख रहे हैं, बट 2 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन बचा हुआ है, राइट। तो जब तक हाइपर कंजुगेबल बचा रहेगा तो उसको डोनर में काउंट कीजिएगा। किसमें काउंट करना है? डोनर में। अब सबसे बढ़िया बात है, यहाँ देखिए CH3 और CD3 किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजम्पशन ज़्यादा होता है? वजह सर CH बॉन्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है और CD का स्ट्रेंथ, क्योंकि हाइपर कंजम्पशन में CH बॉन्ड को ब्रेक होना होता है। भाई एक क्लोरीन आके इसका हाइपर कंजुगेशन का नेचर को और बढ़ा दिया है, नहीं समझे? यस, कार्बन पे क्लोरीन है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड में पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इस क्लोरीन के आने से या और वीक हो गया, तो हाइपर कम करेगा, ज़्यादा करने लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है सामने वाला खराब कर रहा है बट अच्छा करने लगता है। वो चाहता नहीं अच्छा करना बट अच्छा होने लगता है उसकी वजह से। सेम सिचुएशन, राइट। मैंने जो ऑब्जर्व किया, इसका मतलब यहाँ पे कितना हाइपर
यहाँ पे एक ग्रुप क्या है, माइनस आई भी कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी कर रहा है। हम लोग किसको दिमाग में रखकर प्रोडक्ट बनाएंगे? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या आप मेरे बात को समझ पाए? देखिए अभी मैं उस टाइप का एग्जाम्पल पे डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें क्या होगा, कहाँ पे जाएगा? ये तो फ्रेडल-क्राफ्ट नहीं है ना, तो ब्रोमिनेशन है, हैलोजेनेशन है। दिस इज नॉट फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। भाई ये वन हाइपर कंजुगेट बचा हुआ है ना, अभी तो मैंने बोला अगर वन हाइपर कंजुगेट तक बचा रहेगा तब तक इसको डोनर में काउंट कीजिए। इसलिए कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। बट नहीं, तो इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ले रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली टू ऑब्जर्व दैट। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको एग्जाम में शायद एक कन्फ्यूजन हो सकता था, राइट? तो उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने बोला कि अगर एक भी यहाँ पे हाइपर बचा रहेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पे भेजिएगा। कहाँ भेजना है? ऑर्थो एंड पैरा पे। यहाँ पे किसको माइंड में रख रहे हैं? हाइपरटेंशन। यहाँ देखिए अब क्या होगा। अब इसके पास एक भी हाइपर कंजुगेट है, ये हो गया वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तब कहाँ पे जाएगा? मेटा पोजिशन पे। तब ये प्योर एक्सेप्टर हो गया। क्या हो गया? प्योर एक्सेप्टर। यहाँ पे इवन क्लोरीन का रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ध्यान से देखिए। तो अगर क्लोरीन रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता तब ऑर्थो एंड पैरा पे जाता, क्योंकि हैलोजन ग्रुप रिएक्टिविटी को माइनस आई से अगर दूसरे से कंपेयर करते हैं, ओरिएंटेशन को प्लस एम से। बट यहाँ आपको क्लोरीन का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, आउट ऑफ कंजुगेशन है। करेक्ट? तब ये बनेगा। क्या होगा स्टूडेंट? यस, वजह इसका माइनस एम और माइनस आई का होना है, एक दिमाग में है ना। मेटा पे देखिए, मैं ब्रोमिनेशन का ट्रेंड लेके चल दिया, बट इट इज वैलिड फॉर ऑल इलेक्ट्रोफाइल, राइट? इसमें अगर एक काम करते तब कहाँ पे जाता? भाई इसको वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर में काउंट करते हैं, एक्सेप्टर भी नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर। और वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर सिर्फ मैंने पार्टिकुलरली माइनस से बोला था या वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर का बात किया था? तो यहाँ पे फेल कर जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नहीं, एक कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? FCR। इसमें कहाँ जाएगा? जब कन्फ्यूजन हो रहा है इसका मतलब ये बढ़िया बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्यों?
देखिए इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन लिया था नहीं। अगर आप कोरिलेशन देखिएगा ए और बी का, आज के बाद ए आएगा आपका, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो कम से कम तो 20 बार बोर्ड में पूछा हुआ है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा, एक याद रखिएगा, याद रिएक्शन जिसका नाम रहेगा सैलिसिलिक एसिड या कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन समथिंग कुछ इस टाइप का। हाँ, सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड बनाने के टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसका मतलब ए है ना, इसका मतलब क्या है, ए है। और ये बात भी आपको मैं जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा रहा होगा तो बताया होगा कि ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये मैं पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, राइट। ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता है। इसका मतलब इस कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू व्हाट, दैट्स वाई इसका माइनस एम, कौन सा एम, देखने से तो लग रहा है कि माइनस एम है, बट इसका माइनस एम इफेक्ट टेंडिंग टू व्हाट, जीरो। और ये इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, जाके मेरा नोटबुक रिवीजन कीजिएगा। तो माइनस एम का इसका ले रहे हैं जीरो और इंडक्टिव इफेक्ट ले रहे हैं प्लस आई। तो ओवरऑल इसको आज के बाद किस में काउंट करना है, आज के बाद इसको डोनर में काउंट करना है, समझे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको, क्योंकि इस ग्रुप पे यहाँ देखिएगा, कोई आप ग्रुप दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो कोई आपके पास ग्रुप है और उस पर ओवरऑल निगेटिव चार्ज है, तो भाई वो एक्सेप्टर का टेंडेंसी रखेगा, वो तो सुपर सैचुरेशन पहले से ही इलेक्ट्रॉन से है, राइट। दैट्स व्हाई उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, ना के बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा हो रहेगा। दिस बट जब तक ये सॉल्ट के फॉर्म में तब तक डोनर, एसिड के फॉर्म में तो एक्सेप्टर। ये डिफरेंस दिखाने के मैंने दोनों लिया था। इस केस में आप कहाँ जाएगा, इसका मतलब है कि आज के बाद कार्बोक्जिलेट आयन, कार्बोक्जिल कौन सा आयन, कार्बोक्जिलेट है, सोडियम कार्बोक्जिलेट, ऐसे इसको बोल सकते हैं सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से बेंजोएट। तो बट आज के बाद कार्बोक्जिलेट आयन, अनायन भी बोल सकते हैं, उसको डोनर में अकाउंट में लेना है, लिख लीजिए। इस आयन को क्या बोलेंगे, जिसको मैंने सर्किल किया है, कार्बोक्जिलेट आयन, अनायन, ट्रीटेड एज डोनर। देखिए ये सब ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे डैम से आप मिस्टेक करके आ जाते हैं या गेस करना स्टार्ट करते हैं, याद रहेगा आज के बाद। ओके ए बी सी reactivity towards electrophile, वेरी गुड, सी ए बी। सी सबसे ज़्यादा क्यों रहेगा सर, डोनर, क्या लगा हुआ है, डोनर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो तरीके से एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है रिंग में जो इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और प्रोड्यूस कार्बोकटायन को भी स्टेबलाइज करता है, करेक्ट। इसमें जितना आपको मैकेनिज्म चाहिए था उससे ज़्यादा मैं बात बोल दिया हूँ, अब उतना बात को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, मतलब बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो हो जाएगा सी ए बी, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ओके एवरीवन, चलिए, तो अभी तक जो बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन देख रहे थे उसका हेडिंग क्या था,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, राइट। अब हेडिंग बनाइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। या एरोमेटिक सिस्टम लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में वहाँ पे लिख लीजिएगा एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, SNER या SNAR, सॉरी वहाँ पे लिखे थे ACER, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, SNAR। ध्यान से देखिएगा, क्या एरोमेटिक सिस्टम पे कोई लिविंग ग्रुप है लाइक बेंजीन पे, तो वो SN1 पाथ को फॉलो करता है, नहीं करता है, एक्सेप्ट वन डाइजोनियम कटायन, एक्सेप्ट वो करता है ड्यू टू सुपर लिविंग कैरेक्टर। अदरवाइज अगर SN1 होगा, एक कार्बोकटायन का रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नहीं है। बी, क्या ये SN2 पाथ को फॉलो करेगा, इज इट पॉसिबल, ना ए होगा ना ए होगा। इन जनरल इसमें बस एक में होता है, और वही एक में होता है SN1, बाकी में SN1। तो मैंने क्या बोला, मेरा हेडिंग है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मेरा कहना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बट पाथ इज अदर देन SN1 एंड SN2। एक लाइन लिखिए। अरे ए रिएक्शन, यहाँ सब लोग ध्यान सुनेंगे, ए रिएक्शन ध्यान सुनिएगा, ये आपको फर्स्ट टाइम का सिलेबस है। ए रिएक्शन स्पेशली हेलो बेंजीन के लिए पढ़ा रहा हूँ। किसके लिए, यहाँ पर लिविंग ग्रुप 99% एग्जाम्पल में कौन रहेगा, हेलोजन, उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट बनाइएगा नीचे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो बेंजीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलो बेंजीन is not possible, nucleophilic substitution in halobenzene by SN1 and SN2, by SN1 and SN2 is not possible because उसके पीछे वजह एक और भी है, हालांकि वो मेन वजह नहीं बन सकता है। यहाँ पे ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, बट अगर ए मेन वजह रहता तो फिर दूसरा टाइप दूसरे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए था, राइट। बिकॉज इफ पाथ इज SN1 देन प्रोड्यूस कार्बोकटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बिकॉज इफ पाथ इज SN1 देन प्रोड्यूस कार्बोकटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। And if path is SN2,
then nucleophiles should be attacked from backside, which is simply impossible in case of benzene. If path is SN2, then nucleophiles should be attacked from backside, which is simply impossible in case of benzene. अब बट नीचे नोट करके खाली एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके फिर से लिखी तो इन होल एरोमेटिक सिस्टम, ये सेकेंड टाइम में बात लिखवा रहा हूँ, इन होल एरोमेटिक सिस्टम ओनली इन केस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम कटायन, ओनली इन केस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम कटायन SN1 पाथ अकर्स। मतलब इसमें SN1 नहीं होता है, बट एक वन एक्सेप्शन है, बेंजीन डाइजोनियम कटायन, और उसके पीछे होने का वजह उसका सुपर लिविंग ग्रुप का होना, करेक्ट, बाकी में नहीं होता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो इसमें एक्चुअल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन होता है वो दो पाथ है, इसका दो अलग अलग रास्ता है, राइट, एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फर्स्ट पाथ का नाम है एडिशन लिखिए, एडिशन पहला पाथ में लिखिएगा, एडिशन एलिमिनेशन पाथ। एडिशन एलिमिनेशन पाथ। और सेकेंड पाथ का नाम है एलिमिनेशन एडिशन पाथ। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, हालांकि दोनों का नाम SNAR होना चाहिए था, बट स्पेशली इस पाथ का नाम क्या दे दिया गया है, SNAR, और इस पाथ का नाम दे दिया गया है बेंजाइन पाथ। याद है कहीं पे एक जगह आया था बेंजाइन, अब बेंजाइन का फीचर बताए थे, कहाँ पे आया था, ग्रिग्नार्ड के प्रिपरेशन में। ग्रिग्नार्ड का यहाँ पे ले रहा था एक रिएक्शन जिसमें यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl था, अगर मैग्नीशियम ड्राई ईथर, मैं बोला था कि ये ऐसा सिचुएशन जिसमें कि ये नहीं होना चाहिए था बट भी ये हो जाता है, इसका नाम क्या दिए थे, बेंजाइन। तो आप इससे थोड़ा सा वाकिफ हैं, राइट। चलिए तो अब पहला हेडिंग बनाएगा एडिशन एलिमिनेशन पाथ। तो एक्चुअली मोस्टली ये दोनों पाथ किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं पता है, हेलोबेंजीन के लिए। किसके लिए, तो उसी का एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं आप लोग को, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस एक यहाँ देखिएगा, मोस्टली हेलोबेंजीन के लिए है, बट मेन यहाँ पे है कि वो लिविंग ग्रुप है, राइट। अब अगर हेलोजन की जगह पर दूसरा कोई भी लिविंग ग्रुप रहेगा और इस जिस कंडीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है वो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो होगा, बट मेनली किसके लिए है, होता है ना कि हाँ ये जगह इस खास चीज़ के लिए जाना जाता है, बट वहाँ पे वही चीज़ सिर्फ नहीं हो सकता, और भी कुछ हो सकता है, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एक हेलोजन है और यहाँ पे NaOH मतलब बिल्कुल अल्कली लेकर फ्यूज कर रहे हैं, मतलब बॉयल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बॉयल ही कर रहे हैं तो हीटिंग वेट लिखने का रिक्वायरमेंट है, मतलब हीट कर रहे हैं, राइट। अल्कली मतलब प्रॉपर बेस, कॉन्सनट्रेटेड, डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेटेड, एकदम स्पेशली लिख दिया भाई, अल्कली जैसा ही काम कर रहे हैं, राइट। बनता ये है, एक कन्वर्सन हो गया आपका क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का, वन स्टेप, करेक्ट। अब मैकेनिज्म पे और, हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहा है, सुन पा रहे हैं।
ये कौन सा पोजीशन, इप्सो पोजीशन। नाम क्या है, एडिशन एलिमिनेशन। नाम क्या है, यहाँ देखिए OH अगर कार्बन पे आ गया, अब मीडियम बेसिक है तो दोबारा जाएगा, OH वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, आ गया मतलब आ गया। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जैसे देखते हैं आप लोग, जैसे KVPI को क्वेश्चन बैंक जब फॉलो किए हैं तो वहाँ पे कितना डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या वैलेंट इंटरमीडिएट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिज्म फॉर हायर एग्जाम, जो भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। तो जैसे वहाँ पे हम लोग वैलेंट इंटरमीडिएट में, अब दो चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है या कार्बोनायन है, कार्बोनायन है, राइट। बट यहाँ का इंटरमीडिएट थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ का इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटायन था, और यहाँ का इंटरमीडिएट का नाम क्या था, कार्बोकैटायन, जिसका दूसरा नाम था वैलेंट इंटरमीडिएट, और जिसका तीसरा नाम था सिग्मा। इसके पहले का सिचुएशन कार्बोकैटायन से पहले सिग्मा बॉन्ड बनने से पहले का सिचुएशन क्या था, पाई कॉम्प्लेक्स, राइट, जस्ट अट्रैक्शन। वैसे ही इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, कार्बोनायन। यही मेरा RDS है एवरीवन, दिस इज माय व्हाट, RDS, करेक्ट। क्योंकि बहुत ड्रास्टिक बात है ना, न्यूक्लियोफाइल बेंजीन क्लाउड पे अटैक कर रहा है, राइट। ये तो आसान एग्जाम्पल नहीं रहा होगा। इसमें कौन ईजियर रहेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन से आ रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन के डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है, राइट। पाई क्लाउड पे जाकर अटैक कर रहा है, बट ये रिएक्शन होता है, लेकिन इस होने के लिए कंडीशन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट लेकर बॉयल करना पड़ रहा है, बट ये रिएक्शन होता है, करेक्ट। नहीं होता तो हेडिंग ही नहीं बनता, राइट। बट ये 5%, 95% इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पे कार्बोनायन, और दूसरा इस इंटरमीडिएट का नाम है मेसॉन कॉम्प्लेक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। वर्ड में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट मोटा मोटी ये ऑब्जेक्टिव में पता चल जाएगा ना आपको, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, अभी तक आपने यहाँ से यहाँ तक में क्या किया है कि बस OH को ऐड किए हैं, राइट। पाई बॉन्ड ब्रेक करके OH को क्या किया है, ऐड किए हैं। हेडिंग का नाम क्या था, एडिशन एलिमिनेशन। अपना एरोमेसिटी ब्रेक करके रहेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे बाद में निगेटिव आकर किसे आउट कर देगा, यस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एलिमिनेशन, पहले कोई ऐड हुआ, अब बाद में एलिमिनेट हो रहा है। तो दिस इज द पाथ। और ये स्टेप क्या रहेगा, ऑब्वियसली ये फास्ट रहेगा, इसमें गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। चलिए अब जितना भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ वो RDS को देखकर ही लिखवाता हूँ। लुक ऑन RDS, आप लोग RDS को देखिए और कुछ कमेंट कीजिए, या कम से वो ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिएगा, अटैक ऑफ OH माइनस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS, अटैक ऑफ OH माइनस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ। और यहाँ पे इस पाथ में, जो पाथ का नाम मैं देने वाला हूँ, इस पाथ में न्यूक्लियोफाइल डिटो एग्जैक्टली उसी कार्बन पे लास्ट में अपीयर होता है जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है।
न्यूक्लियोफाइल शुड बी अपेयर ऑन द सेम पोजिशन वेयर लिविंग ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। जहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था वहाँ पे ही न्यूक्लियोफाइल, ना इधर ना उधर, एग्जैक्टली इसी कारण पे। दिस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पाथवे। मतलब आपको दो पाथ यहाँ पे लिखवाया ना, इसका बेंजाइन पाथ और SNAR पाथ। तो कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा कि ये पाथ जो प्रोडक्ट बना है अकॉर्डिंग टू बेंजाइन या अकॉर्डिंग टू SNAR, तो उसमें SNAR पहचानने का एक की पॉइंट मैंने बताया कि इस केस में जहाँ पे लिविंग ग्रुप रहेगा सिर्फ उसी कार्बन पे वो न्यूक्लियोफाइल आएगा। पहला बात तो ये हो गया कि लास्टली वहाँ पे ही आया। दूसरी बात, एक किस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो सर जहाँ पे लिविंग ग्रुप था, राइट। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा क्रिएट किया जाए, क्या किया जाए, तो इसका आने का चांस कम रहेगा या ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इफ़ देर आर मोर पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन इप्सो कार्बन ऑफ लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में तो 4 पोजीशन रहेगा। हर ग्रुप के रेस्पेक्ट में बेंजीन में 4 पोजीशन, कौन कौन सा, इप्सो, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो इफ इप्सो पोजीशन समझते हैं ना, इफ इप्सो पोजीशन ऑफ लिविंग, इफ देर आर मोर पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन दिस इप्सो पोजीशन, इसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन with respect to living group, then attack of nucleophile are more, right, chance of nucleophile are more। आइए अगर chance of nucleophile ज़्यादा रहेगा, इसका दिस इज RDS, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा, फास्ट। पहला बात तो ये समझ में आ गया। सेकेंड बात, आपका इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बन है, और आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पढ़ाए हैं। तो कार्बन को स्टेबलाइज करने के डोनर चाहिए या एक्सेप्टर चाहिए, एक्सेप्टर, राइट। और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए यस। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा ग्रुप एक्सेलरेट करेगा, डोनर। कितना तरीके से, 2 तरीके से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर और प्रोड्यूस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करके, राइट। बट इस पाथ को कौन सा ग्रुप स्टेप फास्ट करेगा, एक्सेप्टर। कितना तरीके से, यहाँ भी 2 तरीके से। सर एक्सेप्टर रहेगा तो थोड़ा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एक्सेप्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा, घटाएगा। घटाएगा मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इसका अटैक का चांस। और इस सिर्फ यही एक तरीका रहेगा या और भी एक तरीका रहेगा, सर एक्सेप्टर रहेगा तो इस कार्बन आयन को भी स्टेबलाइज करेगा, इस कार्बन आयन को भी। इसका मतलब है कि इस पाथ को होने के लिए अदर देन लिविंग ग्रुप अगर और भी कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप का नेचर क्या होना चाहिए, डोनर या एक्सेप्टर। ये मैंने क्या पढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इन दिस मैकेनिज्म। क्या पढ़ा दिया, बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, राइट। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस मैकेनिज्म। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, यहाँ देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बोल सकते हैं ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट मेरा क्या है, हेलोबेंजीन, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। तो मॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा एवरीवन, 2, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा, 2, करेक्ट। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल इज द पार्ट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा करेंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट। पहला पॉइंट तो ये हुआ। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, attack of nucleophile on ipso position of living group is also the part of RDS. Therefore, any group which increases positive character on ipso position, therefore any group which increases positive character on ipso position increases rate of this reaction, increases rate of this reaction। करेक्ट है। एक और पॉइंट, according to given mechanism,
any acceptor group any acceptor group increases rate of this mechanism by 2 ways. Any acceptor group increases rate of this reaction by 2 ways. वो दो रास्ता क्या, दो तरीका क्या रहेगा जिससे इसका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्रीजेज पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन ऑन इप्सो कार्बन किसके रेस्पेक्ट में एवरीवन? लिविंग ग्रुप. विच इंक्रीजेज द, लिखते रहिए सब ऑब्जेक्टिव है, विच इंक्रीजेज द चांस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, which increases the chance of attack of nucleophile. एक्चुअली मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि अब ठीक नहीं होगा. पूरा टॉपलिंग हो गया था. हुआ कुछ नहीं था, हुआ था कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पैर बिल्कुल शून्य हो गया, ऐसा लगता है सो के उठते हैं तो सो मेनी टाइम्स, तो उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि कितना वजन दे रहे हैं. तो बिल्कुल ऐसे उठे तो बिल्कुल क्लास का जल्दी था, देखे कि ऐसा टाइम हो गया है, मुझे नहीं पता था कि कुछ क्या था, ऐसे बिल्कुल पैर ही मुड़ गया, खड़ा हुआ. तो उसके बाद तो मतलब समझ में आ गया. समटाइम थोड़ा बहुत होता था, काम चल जाता है. अब उस टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, बट इसका जो आगे का पोर्शन है उसमें इस तरफ वेट ही नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा भी नहीं, तो इसी से काम चला रहा हूँ. हाँ, उससे भी तो ठीक हो सकता है, शायद भेन ऊपर नीचे हो जाता है, राइट. ओके, तो अब नंबर दीजिएगा तो अगर होगा तो, या कहीं पे अभी नहीं बात. हाँ वो ठीक है, वो भी बेस्ट रहेगा. चलिए सेकंड पॉइंट उसमें लिखिएगा, उसी में कंटिन्यू कीजिए. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बन आयन. एक्सेप्टर कार्बन आयन को डीस्टेबलाइज करेगा या स्टेबलाइज करेगा? इसका मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा कि डिटो सेम बात हो गया. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डोनर क्या करता है? दो तरीके से फास्ट करता है. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया दिस पाथ, पार्टिकुलरली दिस पाथ, कौन सा पाथ? एडिशन एंड एलिमिनेशन में ये भी रिएक्शन को दो तरीके से फास्ट कर रहा है. पहला पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जो इसके अटैक को इंक्रीज कर देगा. दूसरा प्रोड्यूस कार्बन आयन, एक कार्बन आयन प्रोड्यूस हुआ है. देखो यहाँ पे कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है. तो अगर यहाँ पे एक्सेप्टर लगा हुआ रहेगा तो इस कार्बन आयन को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा. लेकिन डोनर लगा हुआ रहेगा तो डीस्टेबलाइज कर देगा. समझ गए? तब दोनों को समझ में आ गया. एक साथ पैरेलली अगर शॉर्ट नोट्स बनाया जाए इस पाथ का, मतलब SNAR का और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो ऐसा लग रहा है मानो डिट्टो सेम दिख रहा है. ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे उसमें कार्बोकैटायन, यहाँ पे डिफरेंस तो बहुत है, बट मोटा मोटी इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कार्बोकैटायन, इसमें कार्बन आयन. वहाँ पे डोनर फास्ट करता है, यहाँ पे एक्सेप्टर फास्ट करता है. करेक्ट? अब लिखिए, हेडिंग ऐसे बनाइएगा, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेप्टर विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप फॉर दिस मैकेनिज्म. ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेप्टर विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप particularly for this mechanism. देखिए स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में. और यहाँ देखिए SNAR
इस जो पहला जो रास्ता था उसका पार्टिकुलर एक स्पेशल नाम ही दे दिया गया। हालांकि SNAR में दोनों आना चाहिए था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम, बट यहाँ पे SNAR पार्टिकुलरली किसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं? एडिशन एंड एलिमिनेशन के लिए। किसके लिए? यस, और एलिमिनेशन एंड एडिशन का पाथ का नाम क्या दिया गया है? बेंजाइन पाथ। तो ए और बी में SNAR का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा रिएक्टिविटी का। और NO2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NO2 को लिविंग ग्रुप नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? यस, तो सर दोनों में तो एक्सेप्टर ही है, बट यहाँ पे ओरिएंटेशन का बात आ गया, राइट? तो ए और बी में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए? एक्चुअल में देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का आना है Na- का, और इसमें भी न्यूक्लियोफाइल का आना है। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्टर है ये रेजोनेंस करेगा, और वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है। डेल प्लस रेजोनेंस का इफेक्ट कहाँ पे होता है? ऑर्थो एंड पैरा। तो इसका जो ये जो एक्सेप्टर है उसका इफेक्ट इन 3 कार्बन पे ज़्यादा रहेगा, राइट? इसका मतलब NO2 डायरेक्टली इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली? डायरेक्टली। बट यहाँ का NO2 क्या डायरेक्टली उस कार्बन पे? ऑब्वियसली यहाँ इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा, मैं ये नहीं बोला कि नहीं आएगा, करेक्ट? बट क्या डायरेक्टली इस कार्बन पे आ पाया? नहीं आ पाया। तो इसमें किसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज़्यादा फास्ट रहेगा? इसमें ज़्यादा फास्ट रहेगा, इसमें। ये बात तो पहले हो गया, बट फिर भी अपने आप को 100% सेटिस्फेक्शन देने के लिए इंटरमीडिएट बनाइए। व्हेन एवर बी कंफ्यूज, यस, फॉर्म कार्बन आयन। यहाँ पे कार्बोक्टाइन मत बोलिएगा, फॉर्म इंटरमीडिएट एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, करेक्ट? बट बात तो यहाँ से ही पता चल गया ना कि यहाँ पे फास्ट अटैक होना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा इसके रेस्पेक्ट में स्लो रहेगा, राइट? जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, बट फिर भी 100% अपने आप को कंफर्म करने के लिए। देखिए भाई, मैकेनिज्म का बहुत पावर होता है। मोस्टली क्वेश्चन तो मैकेनिज्म पार्ट से ही आता है ऑर्गेनिक में, मैकेनिज्म नहीं तो समझिए कि आप रट रहे हैं चीज़ों को, राइट? अब आप सब में से सबको रेजोनेंस पे कमाल का पकड़ है। बताइए, ए निगेटिव चार्ज किसके किसके साथ रेजोनेंस करेगा? दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस स्टेबलाइज, राइट? तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तो करेगा ही। इसके साथ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है एवरीवन, किस कार्बन पे? इस कार्बन पे, राइट? निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और कार्बन आयन के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या था? हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड का प्रेजेंट रहना। कार्बन आयन के लिए मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर था। जहाँ तक मुझे पता है कि मैं एग्जाम्पल लिया था, और यही डिटो एग्जाम्पल लिया था, और आपसे पूछा था कि इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को कॉन्फिडेंस ऐसे हुआ था क्योंकि यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज के वजह से क्या था, ये एरोमेटिक कार्बन आयन था, तो ऐसा लग रहा था कि दिस निगेटिव विग्रसली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बट यहाँ पे मोर स्टेबल था। याद है एग्जाम्पल इसका? और यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखवाया था कि फॉर कार्बन आयन मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा? हेट्रो माइनस एम इफेक्ट ऑफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड माइनस एम इफेक्ट ऑफ व्हाट? यस, दैट्स वाई यहाँ पे तो हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड ही तो है। इसका मतलब ये क्या रहेगा? मोर स्टेबल। ये निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या ये निगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है? आउट ऑफ कंजुगेशन है। निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, न इधर से इसके रिंग के अंदर तो रेजोनेंस करेगा, बट इसका माइनस एम का एंजॉय करेगा? नहीं करेगा। तो दोनों एग्जाम्पल से मैं क्या सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ? ओरिएंटेशन। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम लोग एक लाइन लिखवा दिया ना कि फॉर दिस मैकेनिज्म एक्सेप्टर रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, ये पता है कि आप एक काम को कर सकते हैं, बट आपको सही जगह भी तो देना पड़ेगा कि आप कहाँ पे रह के कर सकते हैं, राइट? तभी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा।
तो मैंने बोल दिया कि एक्सेप्टर इस पाथ को फास्ट करेगा, बट दैट एक्सेप्टर शुड बी प्लेस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। कहाँ पे? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे रहेगा तो जो कार्बन आयन बनेगा उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, या ऑर्थो एंड पैरा पे रहेगा तो उस एक्सेप्टर की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा नजर आएगा। करेक्ट है ना? समझ में आ गया? एक बार लिखिए कंक्लूजन। दैट्स व्हाई ए और बी में, इसमें और इसमें क्या बोल सकते हैं? ए ग्रेटर देन बी, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टेंस वाया दिस पाथ, शॉर्टकट में SNAR, रिएक्टिविटी ऑफ SNAR। नीचे थोड़ा सा जगह छोड़कर लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ। जो मैंने समझाया उसको खुद से अगर लगता है कि कुछ लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, ठीक है? कंक्लूजन मेरी तरफ से, इन SNAR पाथ electron withdrawing group, in SNAR path electron withdrawing group should be present at ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। एक कंक्लूजन हुआ इतना समझाने के बाद। तो डोनर कहाँ रहना चाहिए? अब दिमाग दौड़ाइए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डोनर हो, राइट? भाई डोनर अगर यहाँ पे रहता है, यहाँ देखिएगा, ऐसे सोच लीजिए, ये लिविंग ग्रुप है, राइट? और यहाँ पे कोई डोनर है जिसके पास लोन पेयर है, करेक्ट? तो नहीं था कि यार निगेटिव निगेटिव और निगेटिव यहाँ पे क्रिएट करता, और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना है, तो क्या पहले ही से स्लो था, अगेंस्ट द नेचर काम कर रहा है, पाई क्लाउड पे अटैक कर रहा है, और यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पोजीशन जिस कार्बन पे अटैक करना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया ड्यू टू रेजोनेंस, तो क्या सही रहेगा? इसका मतलब डोनर को अगर मेटा पे, अगर डोनर को लाना ही भी है तो ऑर्थो एंड पैरा पे रखें या मेटा पे रखें? मेटा पे रखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा। तो एक्सेप्टर कहाँ रहना चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा। एंड डोनर कहाँ रहना चाहिए? लिख लीजिए, उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। एंड डोनर ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन। हो गया? ओके एवरीवन, A, B, C and D, reactivity of SNAR path. Reactivity of SNAR path। देखिएगा इसमें एक बात अब आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, मैं लिविंग ग्रुप को कॉमन रख रहा हूँ, राइट? अभी भरी क्या क्या हूँ? ग्रुप। सबसे फास्ट कौन रहेगा? ए। उसके बाद देखिए है तो मेटा पे बट है तो एक्सेप्टर, ठीक? डायरेक्टली इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये है बिग बॉस, राइट? बट अगर इसका इफेक्ट थोड़ा तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव करेक्टर, यहाँ पॉजिटिव, उस पॉजिटिव का थोड़ा तो इफेक्ट यहाँ पे आएगा, राइट? बी। उसके बाद यस, तो सी में कोई ग्रुप, लिविंग ग्रुप को छोड़कर बाकी कोई ग्रुप नहीं है, बट डी में क्या है? डोनर है, थ्रू व्हाट? हाइपर कंजुगेशन। दैट्स वाई सी, और सबसे कम किसका रहेगा? डी रहेगा। लिख लीजिए। कहाँ पे क्या सोच रहे हो लिख लीजिएगा। मतलब ए एक्सेप्टर है, ए डोनर है, राइट?
चलिए फास्ट ऑर्डर बताइए। SN AR पाथ का ऑर्डर। एक मिनट, हम लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितना भी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट हम लोग सोच के ऑर्डर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, वो टोटली कॉन्ट्रास्ट विथ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन। जस्ट उल्टा हो रहा है ना, वहाँ पे कार्बोकटायन को माइंड में रख के सोच रहे हैं, यहाँ पे कार्बन आयन। करेक्ट, वहाँ भी कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज था, यहाँ भी कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वहाँ पे एक्सेप्टर डोनर एक्सेलरेट करता था, यहाँ पे एक्सेप्टर नहीं। ए NO2 लगा हुआ है बी में। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी, अब आंसर बोलिए। बी सी ए के बाद ई, उसके बाद डी। आंसर है स्टूडेंट बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई, और डी और ई का ऑलमोस्ट सेम है, बट डी का स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा देखा गया है। उसके पीछे का वजह मैं बताता हूँ, इसलिए बताता है कि व्हेनेवर वी कंफ्यूज फॉर्म इंटरमीडिएट। आपने रेजोनेंस देख लिया पहले का सिचुएशन, राइट, बट जब इसका इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन आयन, तो क्या निगेटिव चार्ज के साथ कोई भी डोनर रेजोनेंस करता है? तो इसका दो कैरेक्टर है, या तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज बनेगा उसके लिए अगर प्लस से शो नहीं करेगा तो माइनस आई शो करेगा, हाँ या ना? तो यहाँ जो निगेटिव चार्ज बन रहा है उसके लिए कौन सा फैक्टर शो करेगा? माइनस आई। बट एक क्या माइनस आई शो करेगा? ये जब माइनस आई होगा तो माइनस आई के साथ भी हाइपर कैंसिल नहीं होता है। माइनस आई के साथ, सॉरी, निगेटिव चार्ज के साथ हाइपर कैंसिल होता है। निगेटिव चार्ज के साथ हाइपर कैंसिल, यहाँ जो निगेटिव चार्ज बनेगा उसके साथ ये भी हाइपर कैंसिल नहीं करेगा, बट परमानेंटली प्लस आई शो करता है, राइट। यहाँ जो निगेटिव चार्ज बनेगा उसके साथ ये प्लस रेजोनेंस नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा फिर? माइनस आई। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंटरमीडिएट, एक मिनट यहाँ देखिए, इंटरमीडिएट बनाने से पहले अगर आंसर देंगे ऑब्वियसली ये ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा क्रिएट करेगा, राइट, यही आप सोचे होंगे। बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या बनाकर। इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ, जब भी थोड़ा भी अगर आपको डाउट लगता है तो क्या कीजिए, फॉर्म द इंटरमीडिएट एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। करेक्ट। अब समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो भाई इन दोनों के बारे रिगार्डिंग आप थोड़ा अलग से जगह छोड़कर लिख लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या सिखाया। यहाँ पे इसका क्या देख रहे हैं? इसका यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, लिखने का तरीका पता होना चाहिए, माइनस आई फॉर इंटरमीडिएट, फॉर्म्ड इंटरमीडिएट, या माइनस आई फॉर कार्बन आयन, माइनस आई फॉर कार्बन आयन। इसका क्या लिखिएगा? हाइपर कंसर्न, या प्लस आई फॉर कार्बन आयन, क्योंकि हम लोग कार्बन आयन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, राइट। एक नोट करके पॉइंट लिखे तो, इन दिस पाथ nucleophile exactly appear on the same position in this path
nucleophile exactly appear on the same position where living group was present. In this path, nucleophiles appear in the product exactly on the same position where living group was present. कहने का मतलब ये हुआ कि इस मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट में एग्जैक्टली उसी कार्बन पे आपको नजर आएगा, ना इधर ना उधर ना किसी कार्बन पे, जहाँ पे क्या रहेगा, लिविंग ग्रुप इसलिए प्रेजेंट था। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म बोल रहा है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मैकेनिज्म से ही, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एट ए टाइम आप 2 कार्बन आयन बनाएंगे। 1 कार्बन आयन ही अपने आप इंटरमीडिएट होता है, इसे अनटिल जब तक फोर्स नहीं किया जाता एक ही कार्बन बनाते हैं, राइट, इंटरमीडिएट में। मुझे मैकेनिज्म से ही अगर क्वेश्चन पूछ लेना था, इसका कॉन्सनट्रेटेड एंड बॉयल करने को कहीं कहीं पे फ्यूज किया, फ्यूज मतलब मिला के मिक्स करके फ्यूज कर रहे हैं, इस यही सेम टर्म है। ठीक है, मैकेनिज्म से अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो मैं एक क्वेश्चन देना पसंद करूंगा, मतलब सब कुछ, मैकेनिज्म, ओरिएंटेशन, सब कुछ, इच एंड एवरीथिंग, और 2 प्रोडक्ट बना दूंगा। एक ए और एक ए। विच वन शुड बी करेक्ट आंसर? यस, अभी ना आफ्टर मैकेनिज्म फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप जो जिसको भी मानेंगे उसके रेस्पेक्ट में एक्सेप्टर कहाँ रहना चाहिए, पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। इसका मतलब ये अगर एनोट यहाँ पे है तो ये डायरेक्टली पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ पे क्रिएट करेगा, इस पे डायरेक्ट क्रिएट करेगा। और इस पे अटैक करेंगे तो कार्बन आयन बनेगा, उसको ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, बट इसको माइंड में रखिएगा तो उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो ए होना चाहिए और ए नहीं होना चाहिए। ये प्योर क्वेश्चन कहाँ से था, मैकेनिज्म से। यहाँ पे गैस फिर नहीं चलता, हालांकि गैस भी चल सकता था, 50-50% चांस था, बट एग्जैक्टली तो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते थे, राइट। किसमें ज़्यादा फास्ट रहेगा सर, इसमें कहने का तो कोई बात ही नहीं है। ऑब्वियसली सेकंड में मच फास्टर या मच फास्टर। यहाँ जो निगेटिव बनेगा वो इससे भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा और इससे भी होगा। ठीक है, पिछला एग्जांपल लिया था उसमें मतलब पूरा वही बनेगा या मतलब थोड़ा सा नीचे का भी बनेगा? नीचे का नहीं बनेगा, इसी को 100% मानिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब लिखिए मैकेनिज्म ऑफ दिस पाथ इन टर्म्स ऑफ हैलोजन। मैकेनिज्म ऑफ दिस पाथ इन टर्म्स ऑफ हैलोजन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एवरीवन, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसी का नाम हैलोरिन था या हैलोबेंजीन? ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे मैं बाकी चीज़ को बेंजीन को कॉन्स्टेंट रखा, चेंज किसको किया, हैलोजन को। तो SN-AR पाथ के लिए मैकेनिज्म ऑर्डर क्या रहेगा?
DCBA पॉइंट ऑफ व्यू। एक मिनट, पहला आपका पॉइंट को मैं काउंटर कर लेता हूँ। इस लिविंग ग्रुप का जाना, इज इट द पार्ट ऑफ RDS? तो सेकेंड स्टेप पे जा रहा है, राइट? वो तो RDS का पार्ट है ही नहीं, तो उसको बोलने का यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। अब बोलिए। हाँ, ये थोड़ा चलेगा कि सर व्हेन भी कंपेयर विद इन हेलोजन तो क्या देखते हैं? प्लस सेम। तो सबसे ज़्यादा प्लस सेम किसका है? फ्लोरीन का। एग्री? ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं? यहाँ देखिए, इसका प्लस एम तो है, बट प्लस एम का ही इंजॉय इप्सो कार्बन कर रहा है या ऑर्थो एंड पैरा? कौन सा कार्बन? एग्जैक्टली इसका प्लस एम का इफेक्ट किस पे आ रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिजेंस बोल रहा है ना, राइट? तो इप्सो कार्बन के लिए इसका प्लस एम देखेंगे, इस कार्बन के लिए प्लस एम, तो इसके लिए राइट? बट इस कार्बन के लिए इसका प्लस एम यहाँ पर नहीं देखना है, इसका माइनस आई देखना है। क्या देखना है? माइनस आई देखना है। करेक्ट? दैट्स वाई यहाँ पे इसका मैंने ये डायग्राम किस लिए बनाया? आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि इसका प्लस एम जो आपने आंसर दिया, आपने सोचा सही, बट उसका इफेक्ट कहाँ पे आ रहा था? ऑर्थो एंड पैरा पे आ रहा था। करेक्ट? बट इस कार्बन के लिए इसका मतलब इस मैकेनिज्म में जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उस कार्बन के लिए इसका देखेंगे माइनस आई। करेक्ट? आप काउंटर कर सकते हैं सर प्लस एम क्यों नहीं देख रहे हैं? तो मेरा आंसर रहेगा इसका प्लस एम का इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे। इस कार्बन के लिए इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। अब माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। तो एमंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका? फ्लोरीन का। समझ गए? समझे नहीं समझे? लिखिए तो कंक्लूजन डायरेक्ट दे दें। लेकिन यहाँ देखिए एक, हाँ, लेकिन यहाँ पे इसका एक्चुअल में निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा, बट जब निगेटिव आएगा तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। जो कार्बनायन बन जाएगा, ये बन गया, करेक्ट? अभी आउट ऑफ कंजुगेशन हो गया। क्या हो गया? तब भी इसका यहाँ पे क्या लीजिएगा? माइनस आई लीजिएगा। करेक्ट? इस कार्बन के लिए क्या ले लिए? माइनस आई। और जो निगेटिव चार्ज बना उसके लिए क्या ले लिए? माइनस, क्योंकि रेजोनेंस में है या नहीं, राइट? तो यहाँ पे कोई फर्क, दोनों तरीके से हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया। करेक्ट ना? और लास्टली ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो समझाया उसको भाई आप लोग बॉक्स में कीजिए, बाद में रिवीजन के टाइम पे याद नहीं रहेगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे हैं। और जो भी मैं बोला हूँ, जो प्लस एम आप सोच रहे हैं वो भी लिख लीजिएगा कि प्लस एम तो है, पर उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा था? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इप्सो कार्बन के लिए हेलोजन का क्या देखेंगे वो लिखिए वहाँ पे। क्या देखना है? माइनस आई। ये बात सब लोग लिख पाएंगे ऑनलाइन स्टूडेंट? इन दिस मैकेनिज्म इफेक्ट ऑफ हेलोजन ग्रुप ऑन इप्सो कार्बन क्या लेंगे? प्लस एम या माइनस आई? माइनस आई। और जो कार्बन आयन बनेगा उसके लिए भी क्या लेंगे? माइनस आई, क्योंकि लोन पेयर हेलोजन का आउट ऑफ कंजुगेशन हो गया। करेक्ट? तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका रहेगा? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का। इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा? ए गठन, बी गठन, सी गठन, डी। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा? पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ यस हेलोजन। करेक्ट? कितना बढ़िया हो गया, राइट? बट एक काम करते हैं, ये ओनली फॉर जिज्ञास। RF, RCl, RBr, RI। SN1 या SN2 का ऑर्डर क्या था?
एग्री? पॉइंट ऑफ व्यू लिविंग ग्रुप। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या शो कर रहा था? लिविंग, आरडीएस का पार्ट बना हुआ था जाने के लिए, राइट? तो इसमें SN1 SN2 में लिविंग ग्रुप का जाना इज अ पार्ट ऑफ, तब यहाँ पे लिविंग कैरेक्टर देख रहे थे। यहाँ पे इसका कौन सा कैरेक्टर देख रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट, राइट? ये किसका हो गया? RF, RCl, RBr और RI। ऐसे चीज़ें याद रहना चाहिए भाई अगर आप रैंकर बनना चाहते हैं तो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ऑर्डर क्या होगा? RF ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RI। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट था? लोन पेयर डोनेटिंग पावर विथ टुवार्ड्स लुईस एसिड, राइट? लोन पेयर डोनेटिंग पावर टुवार्ड्स, यस। इतना बात सब अगर कोई स्टूडेंट याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे छूट जाएगा? ये बात तभी याद रहेगा जब शॉर्ट नोट्स को कम से कम तो 5 बार कम से कम आप रिवीजन देख, मेन एग्जाम से पहले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेन एग्जाम से पहले आपको देखा हुआ रहना चाहिए। शॉर्ट नोट्स से नहीं बनाइएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं सिलेक्शन होगा। शॉर्ट नोट्स से आप बहुत सही ट्रैक से बना रहे हैं, ऐसे कीप इट अप, बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हैं, वैसे ही बनाते रहिए शॉर्ट नोट्स। ये मत सोचिए कि शॉर्ट नोट शॉर्ट हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, बन तो रहा है, राइट? एक किसका था? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? इसमें लिख लीजिएगा, एक साथ मैंने सब कर दिया, राइट? ओके एवरीवन, अब लिखिएगा सेकेंड पाथ का नाम क्या था? हेडिंग्स, एलिमिनेशन एडिशन पाथवे। हेडिंग दीजिए, एडिशन एलिमिनेशन पाथवे। हाँ, इसलिए तो बड़ा सीक्वेंस बनाए थे कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास कर लीजिए फिर एग्ज़ाम दे दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से क्लास कर दूंगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसमें एक क्लास नहीं लगेगा बट इसको मैं कल कवर कर लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ इसके बाद रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप करूँगा, राइट? आप अलग कॉपी बनाए हुए हैं ना बेंजीन का, इसके बाद मतलब यहाँ तक ही इसको पढ़ाना था अभी। और अभी मैं डीकेसी आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, उतना बर्डन मत लीजिए, पहले फर्स्ट टर्म को भी देखते रहिए, बैलेंस कीजिए चीज़ों को, ठीक है? और डीकेसी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं खुद कवर करवा लूँगा आपका जेईई मेन से पहले, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म ख़त्म होते ही जहाँ तक मैं अभी पढ़ा चुका होगा उसके बाद हार्डली, बहुत हार्डली तो 15 क्लास बचेगा रिएक्शन का सीरियस वे में, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा, तो कवर हो जाएगा फास्टली, ठीक है? उसके बाद तो आपका स्कूल रहेगा भी नहीं, मोटामोटी फर्स्ट टर्म के बाद कहाँ स्कूल रहेगा, ऑलमोस्ट खत्म है, या रहेगा भी तो बहुत लाइट प्रेशर रहेगा। हाँ, सेकंड टर्म के बुलाएंगे। तो देखिए हम लोग का भी तो बहुत कुछ बैलेंस है ना, फर्स्ट टर्म का पहले पढ़ लिए, उसके बाद सेकंड टर्म तो मोटा मोटी मार्च लास्ट में ही होगा, वी हैव सफिशिएंट टाइम इन हैंड, तो कोई तो हरी तो है नहीं, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म के बाद जेईई मेन को फोकस कर लेंगे, पढ़ाएंगे तो वही सेकंड टर्म का ही सिलेबस को। फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ बचेगा? फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सिर्फ क्या बचेगा? सरफेस केमिस्ट्री तो आपको दे दूंगा हैंड आउट, एनसीईआरटी से देखिएगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा, ठीक है? उसका टेस्ट भी लेंगे, दैट्स वाई कि ब्रशअप हो जाए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बचा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ है? बट स्टार्ट हाँ है, उसको तो बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ेगा, उससे तो भरा रहेगा क्वेश्चन भाई सेकंड टर्म में, और जेईई मेन में भी भरा रहेगा, 3-3 क्वेश्चन आ जाता है, 2-2 क्वेश्चन एक साथ आ जाता है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन देना मतलब हाइब्रिडेशन भी दे देना, तो नॉमेनक्लेचर भी एक साथ सब कुछ आ जाता है। तो वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, उससे क्वेश्चन डैम से आएगा ही आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं है। और जितना डेप्थ में पढ़ा देते हैं उससे ज़्यादा आपसे, और जितना असाइनमेंट है मेरा, असाइनमेंट तो बहुत प्रॉब्लम, उतना अगर बना लीजिएगा तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, मच मच मोर है। सॉलिड स्टेट का असाइनमेंट दे दिए हैं ग्रुप में, होम असाइनमेंट देखे हैं खोलकर या सिर्फ यस सर बोल रहे हैं? कम से कम बनाइए मत, एक बार देख तो लीजिए भाई कि कैसा है असाइनमेंट। देखिए बहुत ख़राब बात है, असाइनमेंट बना कम से कम 20% 30% तो बना लेना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम देख लीजिए, नहीं टाइम है तो एक दिन टाइम निकाल के पढ़ लीजिए, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। टाइम नहीं है तो स्मार्ट वर्क क्या होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन को ठीक है आज सॉल्व नहीं करना है, आज क्वेश्चन का रीडिंग करना है। भाई थोड़ा सीखिए चीज़ों को तैयारी करने का। मान लेते हैं कि आपके मन में ये लग रहा है